हाउ आर यू? आई होप सर यूर फाइन। हाँ जी, आज हम जो है हमारे पर्यावरण आपकी बुक है उसका 4th लेसन जो है वायु स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आपके 3 लेसन हो चुके हैं, पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी बदलती पृथ्वी। तो आज हम इसका 4th लेसन शुरू करने जा रहे हैं, वायु। वायु तो आपको सबको पता ही है क्या होती है वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित वस्तुओं को जीवित रहने के लिए जो है इस पर निर्भर रहना होता है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए जो है वायु कहाँ से प्राप्त होती है? वायुमंडल से ही। और यह सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है। यदि अपने सूर्य की किरणें धरती पर पड़े तो हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे, इतनी गर्म होती हैं। यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप कर जो है वो जल भी सकते हैं और रात के समय ठंड से जम भी सकते हैं। इसलिए यह एक वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया हुआ है। नेक्स्ट है वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वह किन गैसों से मिलकर बनी है? किन गैसों से मिलकर बनी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है? देखिए 21%, नाइट्रोजन 78, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन कितनी है? 0.93 और अन्य सभी कितनी है? 0.04। ये आपको दिखाया गया है इसमें वायु के संगठन जो है, ठीक है। उसके बाद इन गैसों के अलावा जो है वायु में जो है छोटे छोटे धूल के कण भी होते हैं, जो द्वितीयक में दिखाया गया है। अन्य लिखा हुआ है यहाँ पर 0.04 जो अन्य सभी। इसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो ये फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी चली जाती है और फिर उसे हम बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा और कुछ पौधों की जड़ें जो हैं, जो उनके रहने वाले जीवाणु होते हैं, उनमें वो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं जिसे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। बाकी तो सब गैसों का थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है। सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशुओं को सांस लेने में जो है कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन। और ये हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे अपने भोजन के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो पेड़ पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन जो है ये बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से जो है हिल जाता है, इसका संतुलन बिगड़ जाता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करती हैं, जो कारखानों में काम चलता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप जैसे हम इनका अपने व्हीकल्स चलाते हैं, उनसे निकलने वाला धुआं है, तो इन सब से जो है ये काफ़ी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वातावरण में बढ़ोतरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है, तभी ये मौसम चेंज होता है ना। ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी बताया हुआ है, चलती रहती है न्यूज़ इसमें। साथ साथ आगे देखिए वायुमंडल की संरचना। इस वायुमंडल की कैसे संरचना की हुई है, कितनी परतें हैं इसकी 5 परतें हैं, देखिए दिखाई गई हैं। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये आपको एक देखिए डायग्राम भी दिखाया गया है, इसके माध्यम से आपको बताया हुआ है। पहली क्षोभमंडल,
यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और परत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा जो धुंध होती है, ओलावृष्टि, इसी परत के अंदर होती है। समताप मंडल, ये शोभमंडल के ऊपर का भाग जो है वो क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। ये देखिए दिखाया गया है, पहले शोभ सीमा शोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल। तो यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए मानी जाती हैं। वो महत्वपूर्ण इसका उसमें इसका योगदान होता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। फिर बीच में क्या आ रही है? देखो, मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है? वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है और ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला जो उल्का पिंड है इसी परत के आने पर जल जाते हैं। उसके बाद है वायुमंडल। देखिए, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी जो है वो बढ़ता जाता है। कहते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ जाता है। वायुमंडल इस परत का एक भाग है जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। यह रेडियो संचार के लिए इस परत का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की सबसे पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम व हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। उसके बाद देखिए मौसम और जलवायु। कैसे पता होगा? अभी आज वर्षा होगी, आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर भी अनुमान लगाते सुना होगा। तो यदि हम कल्पना करें कि हमारे एक रेडियो है और मस्जिद उसके स्पीकर, तो मौसम वह जो हमें नियंत्रण बटनों की छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र व गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अगर एक जैसे मौसम भी रहे तो दिक्कत होगी ना। तो अच्छा हवादार मौसम जो है हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बनाते हैं। कहीं घूमने जाना हो, कहते हैं ना मौसम अच्छा होगा फिर जाएंगे। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत समय मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? पता चल जाता है ना अभी आज बारिश होगी, कैसे अनुमान लगा लिया जाता है। तापमान, आज प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी तापमान बदलता है। गर्मियों में तापमान सर्दियों के तापमान में फर्क होता है ना, बारिश आ जाए फिर तापमान ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस से जो है तापमान बदलता रहता है ऋतुओं के अनुसार। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब गर्मियों में तापमान कितना हो जाता है? देखिए 47 डिग्री पहुंच जाता है और सर्दियों में तापमान कितना कम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये तापमान जो है ये ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारण है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अब तो समझ गए होंगे कि ध्रुव जो है बर्फ से क्यों ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें भी नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातुओं के और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। गाँवों में आपके देखा होगा, गांव और शहरों के तापमान में भी फर्क होता है, क्योंकि एक तो जैसे बनी हुई सड़कें और धातुओं से जो चीज़ें बनी होती हैं वो जल्दी गर्म हो जाती हैं और भीड़ और ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है।
उसके बाद देखिए वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर जो है इसके विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब जो है क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया से वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर ताप तेजी से गिरने लगता है। सबसे अधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर निर्भर उसको प्रभावित करता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर की उठ होगी, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु क्या होती है? ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु जो है निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण यह क्या हो जाती है? स्पष्ट और आकाश जो है क्या हो जाता है? स्वच्छ होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, आगे है पवन। पवन जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है, उस गति को क्या कहते हैं? पवन। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब हम सड़क पर गिरी पत्तियां को उड़ाती हुई तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं, देखते हो ना। कभी कभी जब पवन धीरे चलती है तो इसमें जो है महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए अपने साथ देखा होगा। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना जो है मुश्किल हो जाता है। तो आपने कभी अनुभव भी किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। और कई अन्य उदाहरण भी आप सोच सकते हैं जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। देखिए, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें कौन सी होती हैं? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें जो है वो क्या हैं? स्थायी। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी विशेष समय पर चलती। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवनें इसी का उदाहरण है, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये देखिए, आपको इसके बारे में बताया गया है। चक्रवात वगैरह क्या होते हैं ये आप इसे खुद रीड करेंगे। ठीक है, ये नोट्स दिए हुए हैं आपको। उसके बाद आती है आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होती है तो यह क्या बन जाती है? जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता। जब नमी हो जाती है, यानी कि जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं? आज दिन क्या है? आर्द्र दिन है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है तो इसके जलवाष्प धारण की क्षमता बढ़ती जाती है और इसके कारण ये अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि वायु में नमी है पहले से। हमारे शरीर से पसीना भी आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं, जैसे बारिशों के दिनों में होता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है वायु में नहीं तैर सकती, तब वर्षा के रूप में ये नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पतचिन्ह छोड़ते हैं। इन इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी जो है कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षा कहलाती है। ज़्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, जो भूमि के अंदर जल होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी वर्षा में पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 रूप होते हैं: सवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा अगर अधिक हो जाए तो क्या हो जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो आपका कोई लेसन जो है यहीं कंप्लीट होता है। अच्छे से आप इस लेसन को रीड करेंगे। बिल्कुल इजी सा लेसन है आपका वायु। इसके बारे में आपको पहले भी पता होगा
और इसमें आप अच्छे से रीड करेंगे। कल हम इसके जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।